मनीष शायद इशारा मनीष कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो हाँ। कहूँगा कि मनीष जी। हाँ, एक्चुअली भाई बात निकली जी। वहाँ से थोड़ी सी इच्छा हो रही है उन चीज़ों पे मुझे बोलने की, और फिर आपकी एक कविता, ये सब बिल्कुल। पहले सोचा था कि नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो बात करनी चाहिए। तो 2-3 चीज़ें कि पहली तो बात कि मैं कविता को, जैसे ये राजनीतिक, ये प्रेम, मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। कविता विशुद्ध कविता होती है और वो आपके अनुभवों के अनुसार चलती, बढ़ती, बदलती, रूप उसके अनेक हैं। कोई भी रूप हो सकता है, किस समय किस रूप में वो निकलेगी, वो निकलता है, और वो जीवन में भी उसी तरीके से है। तो अब इस वाले में जैसे अनुभव का सवाल है, तो हमारे पास, मुझे ये लगता है कि हमें बहुत चीज़ों को तय नहीं कर लेना है। हमें ये कोशिश नहीं कर, क्योंकि बाहर दुनिया में चीज़ें तय की जा रही हैं। हर चीज़ तय किया जा रहा है, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। हमें शायद, मुझे जो लगता है, जब भी मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सहज बने और सहजता से वो सोचने और बोलने की विधि सीख सके, जान सके, हिम्मत कर सकें। मान लीजिए, अगर हम इस तरह के परिवेश में बच्चों को नहीं डालते हैं, अगर हम, क्योंकि ये परिवेश सारे खत्म होते जा रहे हैं। अभी के समाज में ये परिवेश बहुत कम बच्चों को मिल रहा है कि 10 लोगों के बीच में बैठकर वो कोई गंभीर चीजों पे बात कर रहे हो। वो गंभीर हो सकता है, वो राम की कहानी भी हो सकती है, लेकिन राम की कहानी अगर आप गंभीरता से बात करें तो वो गंभीर हो सकती है, नहीं तो वो कीर्तन हो सकता है। आप कैसे, किस रूप में दे रहे हैं? हम हर चीज को हर जगह कीर्तन बनाकर दे रहे हैं। हमें हर चीज को सहज बनाना है, ताकि वो अपने से सोचना शुरू कर सकें, उन चीजों पे अपने से बोलना, लिखना, समझना, देखना शुरू कर सकें। और ये छोटे-छोटे, हमारे पास 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, सभी की उम्र अलग-अलग है। सबकी हम सीमाएँ निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अनुभव मिलेगा उनको, और जो मिलता है इस तरह के बैठकों से, इस तरह के मिलाप से जो अनुभव मिलता है, वो बहुत अनमोल है। ये मैंने महसूस किया है बच्चों के साथ काम करते हुए, देखते हुए। ये है, और अगर कुछ बात होगी तो फिर और बात की जाएगी। बिल्कुल मनीष, आप बहुत संजीदगी से आपने ज़रूरी चीज़ों की तरफ इशारा किया, और मैं उससे इत्तेफ़ाक रखता हूँ। और आप सही कह रहे हैं कि ये जो आपसी जो संवाद है, जो चर्चा है, वो भी हम लोगों को एक-दूसरे के साथ जोड़ता है, एनरिच करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सही बात है, और हम लोगों को इसको जारी रखना है। और आपस में जो ये चर्चा है, चूँकि हम लोग कोई बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर में चर्चा नहीं कर रहे हैं, और इतना वो स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है कि इसी ढांचे के तहत करना है। तो निश्चित तौर पे, जैसे मुझे लगता है कि आज भास्कर आए और उन्होंने नज़ीर बनारसी को सुनाया। आज उनका वो लेख मैं देख रहा था, शायद नित्यानंद जी ने भी देखा होगा। और क्योंकि मैं जैसे देख रहा था कि अभी नित्यानंद जी जैसे कुछ चीज़ों को पर काम करते हैं, कुछ न्यूज़ पोर्टल से जुड़े हुए हैं, खुद भी लिखते भी रहते हैं, और बाकी जो सरोकार है उसको जोड़ते हुए कई चीज़ें सामने लाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनके सामने से गुजरती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह के छोटे-मोटे प्रयासों से, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं जब भास्कर और भास्कर की बिटिया यहाँ पे थीं, तो मैं फिर से तकरीबन वो 2.5 दशक पहले के बनारस में चला गया, जब उनके उसी कमरे में बैठ कर के हम लोग न जाने कितनी बातें करते थे। और आज ही उन्होंने अपनी एक और कविता डाली है, बेहद मार्मिक कविता है, माँ के ऊपर। और तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं कि किस तरह से उन बहसों ने, उन बातों ने, और काफ़ी लड़ाई-झगड़े भी हम लोगों ने किए हैं। तो उन चीज़ों ने हम लोगों को गढ़ा है, और निश्चित तौर पे ये आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे भी जो महसूस करते हैं, बाकी चीज़ें, वो भी एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही होती है।
और तभी शायद ये संभव हो पाता है कि नित्यानंद जी को जब पहली बार जब मैंने उनको बुलाया था तो मैंने हिचकते हुए बुलाया था। हेजिटेशन का मतलब कोई और कारण नहीं था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो शायद उनकी रुचि का विषय ये होगा कि नहीं होगा, ज़ूम पे आना उनको पसंद होगा या नहीं होगा। चूँकि ये मतलब ये एक मजबूरी है हम लोगों की कि अभी हम लोग इस तरीके से एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर रहे हैं, हालाँकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें कम से कम ये हैं कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये सीखा है कि एक ऐसे कठिन समय में रहते हुए एक-दूसरे से फिर भी थोड़ी बात कर सकें, इसको किसी व्यावसायिक नज़रिए से नहीं, लेकिन कम से कम इतना हम लोग थोड़ा बहुत इस रूप में देख रहे हैं। तो इसके इस सकारात्मक पक्ष को हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं और तब मैंने नित्यानंद जी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप अगर आ सकते हो तो प्लीज़ आइए और वो बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया हमें और इस तरह से हम लोग की टीम बढ़ी। इसी तरह से मनीष से भी पिछले काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में जब फिर से एक संवाद का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम लोग फिर से मिले हैं और आज मैंने मनीष को भी कहा और भास्कर को भी कहा, हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए और शाहीन भाई तो हमेशा ही इसमें प्रयासरत रहते हैं कि जितने से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जा सके। इसमें शायद मतलब उनकी कोई तुलना नहीं है कि वो लगातार अनथक तरीके से इस पे काम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस संवाद और परिचर्चा का एक अलग महत्व है, तो हम लोग इसको बिल्कुल जारी रखेंगे और इसके साथ ही मुझे लगता है नित्यानंद भाई शायद कोई अभी कविता तब तक सुनाएँगे, तो उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को समापन की तरफ बढ़ाएँ। नहीं, आप तो क्या है ना कि वो पहले जो है लोकसभा में स्पीकर हुआ करती थी, जिनको ताई बोलते थे। जी, जी। और उससे पहले मुझको याद है कि मीरा कुमार थी, उसको बोलती थी कि बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो बहुत सारे बच्चे जो है उसका बहुत बार बना, कई सारे कॉमेडी शो में आए तो बोलती थी बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो लोगों ने उसका मिमिक करना शुरू किया। देखिए जैसे भास्कर जी की जो कविता थी मैंने उसका जिक्र भी किया, मैंने कहा कि वो बहुत खास कविता है, मैंने कहा था, है ना, नजीर बनारसी जी की कविता। और आप खुद जानते हैं कि मेरा पूरा भारत का भ्रमण है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मनीष जी से मेरा पहला इंटरेक्शन है, तो उन्होंने शायद मेरी बात के बाद ही रिएक्शन दिया, तो मैं इसी चर्चा में बहुत पॉजिटिव थे। तो पहले सबसे पहले उनकी एक बात से मेरी एग्री है कि उन्होंने कहा कि बच्चों का माहौल है। मैंने उसकी बात बार बार की, हाँ बच्चों को माहौल मिलना चाहिए। मैंने जो बात की उसके पीछे ये है कि अगर सारे बच्चे बराबर होते, एज ग्रुप होते, तो हमारे विषय अलग अलग नहीं होते, तो सिगमंड फ्रॉइड या कार्ल जंग जैसे लोग उस पर काम नहीं करते। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। दूसरा, हमारा बहुत डाइवर्स है, बिकॉज वी आर नॉट अमेरिका, ठीक है। क्योंकि मैंने ट्राइबल क्षेत्र में भी मैंने काम किया। आप खुद जानते हैं कि मेरी पहली नौकरी में जब मास्टर्स करके गया था, मैं ट्राइबल एरिया में काम करता था। उनकी समझ, हमारी समझ बहुत सारी चीजों में है। एक जगह कभी भी आप नहीं कर सकते, उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। इसलिए मैं मनीष जी से बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि बच्चों को उनको पूरी सहायता देनी चाहिए। मैंने जो बात की थी वो भाषा को लेकर, मैंने भी वही बात कही थी कि बच्चों को ये कोई छूट दी जाए कि उनके मन से ये डर खत्म हो जाए कि वो ये कहे कि हाँ, उनको ये पता हो कि हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। उनके ऊपर चाहे पीछे से या हमारी वजह से कोई इस तरह का नहीं हो कि हाँ ऐसे प्लेटफॉर्म में जाएंगे हम ये काम करेंगे, कभी नहीं होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी में जाके बच्चा ओपन हो जाता है ना, तो हम देखेंगे कि जो पिछड़े एरिया है भारत के, जो दूसरी तरह से वो जब शहरों में आते हैं, आप देखते हैं कि उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल दूसरी तरह का चेंज आते हैं। ये बड़ों बच्चों में भी हमने देखा, छोटे बच्चों तो अलग बात। या आप देखेंगे कि क्लासरूम में बच्चा जिस तरह का बिहेव करता है, वो जब फील्ड में उसका जब गेम्स का पीरियड होता है, उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे मेथड जो बने बच्चों को स्टडी करने के लिए, क्योंकि बच्चों का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक केस स्टडी मेथड होता है और एक होता है पार्टिसिपेशन मेथड। तो जब बच्चों से घुल मिल जाएंगे तो वहाँ का अलग तरह का बच्चा आपको मिलेगा। जब बच्चों को आप एज ए मास्टर बन के जाएंगे तो वहाँ बच्चा का बिहेवियर और फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा सोचता है, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे प्रिंसिपल अपने रूम के बाहर या खिड़कियों में पर्दा नहीं लगाता था। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि ये मेरे रूम के बाहर कोई चौरासी नहीं बैठेगा या पर्दा नहीं लगेगा। तो पूछा क्यों, तो उन्होंने ये बात कही कि उसे पता होना चाहिए जैसे बाकी स्टाफ है, यहाँ पे भी कोई स्कूल का स्टाफ ही बैठा हुआ है, जब पर्दा और ये बाहर कोई चपरासी बैठा रहेगा तो लगेगा अंदर कोई बड़ा आदमी, मुझे पूछ के जाना पड़ेगा अंदर जाऊं कि नहीं। वो कहते थे कि मेरा गेट खुला रहेगा, जिसको जब मर्जी आना बच्चा। तो अच्छे लोग अपने हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करते और अच्छा करते, ये मेरा है।
लेकिन मनीष जी से एक बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ कि कविता महज कविता नहीं होती। अगर कविता सिर्फ कविता होती तो कवियों की हत्या नहीं होती, कभी जेल नहीं जाते, ठीक है, सेडिशन के चार्जेस नहीं लगते। कविता सिर्फ कविता नहीं होती तो फिर सरकार की नींद नहीं उड़ जाती। कविता से प्रेम भी होता है और कविता से हत्या भी हो जाती है। कविता जो है, कविता से प्रकृति भी है, बहुत सारी चीजें। तो कविता को मैं क्लासिफाई नहीं कर रहा हूँ। कविता तो वो है कि सिंपल एक सेंटेंस है कि जो सहजता से निकले वो कविता है। बिल्कुल डेफिनेशन उसका एक अगर जनरल जो हम लोग लेते हैं वो है। लेकिन कविता जब क्लासिफाई तब होती है जब कवियों को टारगेट किया जाता है, जब कवि अपनी कविता के थ्रू पहचाने जाते हैं। जैसे हम नागार्जुन की बात अगर करें तो जन कवि कहते, किसी को प्रेम कवि कहते, और कुमार विश्वास चुटकुला कवि है मेरे लिए। तो इस तरह की कवि भी है जो कविता का नाम चुटकुला लिखते, रात जगा के, ठीक है। इसलिए कविता महज कविता नहीं है, कविता बड़े बड़े आंदोलनों के हथियार रहे। कविता कई मूवमेंट, दुनिया के जितने तमाम मूवमेंट हुए, रशियन क्रांति हो या फ्रेंच क्रांति हो या भारत की क्रांति हो, आज भी जितने आंदोलन होते हैं उसमें कविताओं की तख्ती में लेके लोग चलते हैं। चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे आदिवासियों का आंदोलन हो, उसमें जो भी लोग जाते हैं, या पर्यावरण का आंदोलन हो, उसमें कोटेशंस जाते हैं कविता। इसलिए कविता महज कविता नहीं है, मेरी कविता की समझ है। और मैं सिर्फ ये कि इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैंने ऊपर से लेके और सुदूर दक्षिण तक मैंने काम किया है और लंबा समय मेरा रहा है, 8-9 साल मैंने काम किया है। तो एक अनुभव था जो मैंने आप लोगों से साझा किया। इसका और कोई मकसद नहीं है। मकसद हम लोगों का एक कॉमन है, वो ये है कि बच्चों को हम कितना अच्छा दे पाए और क्या दे पाए। बहरहाल अब लौट के मैं आता हूँ, और विशेषकर मैंने आपकी कविताओं को, मैंने जैसे गरैया वाली बात है, मनीष जी की कविता से ही मैंने लिखी, क्योंकि मैंने कहा सारी कविताएं जो कम लिखी जाती है या कम लोग बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है, लिखे जानी चाहिए। क्योंकि जो बच्चों का साहित्य है वो लगभग, जैसे मैंने एक बार किसी ने बुलाया था तो वहां मैं गया था। अंतिम एक जवाब जो मित्र रंजन जी को देना है, क्योंकि हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि हेजिटेशन है। ये अच्छी तरह ये जानते हैं, ये शायद आप लोग नहीं जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे लिखते पढ़ते हुए करीब 18-19 साल हो गए हैं। 2-3 किताबें भी शायद हमने लिख दी है, लेकिन ये जानते कि मैं मंचों पे कभी नहीं जाता, मैं बचता। क्योंकि जब मंच पे आप जाते हैं आप एक्सपोज होते हैं, और मैं मंचों पे जाने से बचता हूँ। मैं बहुत लिमिटेड हूँ, ये बात ये खुद जानते हैं। या फिर कहीं मेरी किताब या कुछ आती है तो मैं उसकी चर्चा करने से भी मैं बचता हूँ। मुझे नहीं मालूम उसका क्या कारण है। जैसे अभी ये मेरी तारीफ कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं बंद करके भाग, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये जानते हैं कि कोई तारीफ कर देता तो मैं वहाँ बोलता हूँ कि बस बंद कर, हो गया, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास जो हम कर रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं है। जूम में मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चों का प्लेटफॉर्म था। इसके लिए मैंने साइन जी को और मित्र रंजन जी को मैंने कहा था कि मैंने शुरू में जब पहला मेरा एपिसोड अगर आप देखेंगे उसमें मैंने कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए आऊँ कि बच्चे, तो लगाव मेरा हमेशा बच्चों के साथ रहा, मैं काम करता रहा हूँ, तो उसका लालच मैं रोक नहीं पाता हूँ। चाहे मैं उसमें भी शैक्षिक दखल के भी, उसमें महेश बैठा हमको बुलाए तो उसमें भी मैं गया। तो मुझे ये लगता है क्योंकि वो कल का सिटीजन है, न्यू जनरेशन जो कल बनेगा, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कुछ भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, अगर मुझे लगता है कि उनके किसी काम कोई एक शब्द आ जाए तो मुझे वहां जाना चाहिए। क्योंकि हम जहां तक पहुंचे वो हमने बचपन से जो लिया है और जो बड़े लोगों ने लिया है उनसे हमें मिला है। अनुभव तो धीरे धीरे आती है, इसलिए मैं बच्चों के वहां जाना पसंद करता हूँ। हाँ, तब मैं देखता भी नहीं कौन है, और जब अपने विचार के लोग मिलते हैं तब और मजा आता है। तो इसलिए इसको तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मेरी कुछ व्यस्तताएं हैं, इसलिए मैं सब में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो आज मेरा मन था आऊंगा, तो थोड़ा देर हो गया, तो मैं लिख के वो भेज रहा था किसी को, एक किताब का अनुवाद मैं कर रहा था, तो उसमें मैं लगा हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा आने में देर हुई। लेकिन आगे फिर जब फ्री होगा तो मैं आऊंगा। और मनीष जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी कविताएं खासकर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बाकी और कुछ नहीं है, बाकी यही है कि कविताएं तो है, आप भी लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, तो मेरी कविताएं आपकी कविता थोड़ी अलग होगी। मैं टारगेट पे रहूंगा या कोई और भी रह सकता है, या किसी को सरकारी इनाम भी दे सकती है सर। तो खैर, अब मैं कविता सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अब मेरी कविता के बाद मनीष जी अगर कुछ कहना चाहे मैं जरूर सुनूंगा। तो मेरी कविता है, इसका शीर्षक ये है कि इंसानी लाशों की बदबू तो नहीं आती होगी आपको, कि चिताएं धधक रही हैं, शोक, चित्कार और पीड़ा के बीच जारी है जीवन का उत्सव भी। कि शोक, चित्कार, पीड़ा के बीच जारी है जीवन का उत्सव भी।
विवाह के मंडप सजाए जा रहे हैं और उनके तमाम भगवान मास्क पहनकर मंदिरों में खामोश बैठे हैं। किंतु इस बीच कुछ सड़ी गली इंसानी लाशें नदी में तैर रही है। कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि चिताएं इस बार अधिक जल रही है, जबकि कब्र कम खुद रही है। कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि चिताएं अधिक जल रही है इस बार और कब्र कम खुद रही है, जबकि वे भी इंसान कहलाते हैं। उनके इस दुख का कोई निवारण नहीं है मेरे पास। और दुनिया भर के तमाम हुक्मरानों, पूंजीपतियों ने कैसे खुद को सुरक्षित कर लिया है, यह एक राज। महामारी या वायरस भी डरता है पूंजी और सत्ता से। किंतु चर्चा इस बात की है कि खरबपति बिल गेट्स अपनी पत्नी से अलग हो रहा है, जबकि यहाँ के लोग बिना उपचार किए, बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, कॉमर्स ऑफ चैम्बर चिंतित है कि कैसे बड़े व्यापार और मुनाफा कैसे बढ़ाए। मेरी हैरानी, आपको हैरानी ना भी हो तो इंसानी लाशों की बदबू तो आती होगी ना। आपको हैरानी ना भी हो तो इंसानी लाशों की बदबू तो आती होगी आपको। कैसे रोकते हैं आप उसे, बताइएगा हमें भी, क्योंकि मैं तो लाशें देखकर कई रात तक सो नहीं पाया हूँ। तो ये कविता थी जो मैंने अभी कोविड के दौरान लिखी थी। नित्यानंद जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी एक, अगर अपार्ट फ्रॉम की जो कविताएं पढ़ी गई हैं और सुनी गई हैं, उसके अलावे जो ये चर्चा है, ये जो आपसी संवाद है, हालांकि अभी हम लोग 5-6 लोग बचे हैं, लेकिन उसकी वजह समझ में आती है। निश्चित तौर पे हम लोग 6 बजे से सारे बच्चे भी जुड़े हुए थे और बाकी सारी चीज़ें भी। ये भी इस बात की तस्दीक करता है कि जब हम लोग इस तरह की चर्चाओं में जाते हैं तो कुछ बातें वाकई मतलब जिस तरफ बढ़ती हैं उसमें सारे लोग उसी तरीके से नहीं महसूस करते और वो हो भी नहीं सकता। उसी तरफ शायद आप इशारा कर भी रहे थे, और इसलिए वाकई कविता महज कविता नहीं होती है, ये बात सही है। और बाकी जो मनीष कह रहे थे अपनी जगहों पे, उनका कहना भी सही था, लेकिन ये उस बात से जो नित्यानंद जी ने जिस तरफ इशारा किया कि कविताएं क्या कर सकती हैं, एक्चुअली पूरा एक जो सृजन का संसार है, जो रचनात्मकता है, वो क्या कर सकता है, वो किस तरह की बातें हम लोगों को दे सकता है, हम लोगों के भीतर क्या जगा सकता है। और तभी शायद किसी भी देश में जो बदलाव हुए, सामाजिक बदलाव हुए, राजनीतिक बदलाव हुए, इन सब के पीछे किताबों की और उनमें पठन पाठन की या ज्ञान की कहिए और शिक्षा की कहिए एक बड़ी भूमिका रही। और तभी हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक बदलाव का एक हथियार है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है। तो उससे भी आगे चल करके ये तो बहुत पहले से भी कहा जाता रहा है, चाहे वो प्रेमचंद के शब्द हों या बाकी और भी चीज़ें हों, हम लोग ये सुनते रहें, देखते रहें, और हम लोग उन चीज़ों से हम लोग अछूते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें हम लोग आगे भी करते रहेंगे। और अभी जो खास करके नित्यानंद जी ने जो कविता सुनाई, वो मैं उसे कहूँगा कि अपने वक्त का चित्रण है। वो अपने वक्त का जो एक चित्र जो उन्होंने खींचा है,
भयावह है, दर्दनाक है और लेकिन वो चित्र है जो हमारे सामने जो है अभी और उससे हम लोग भाग नहीं सकते और वो सच्चाई है। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ था, मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए जाना पड़ा, तो एक टेलीग्राफ से एक फ़ोन था और वो अभी मुझे पता चला कि सरकार ने कुछ शिक्षा पे एक रिपोर्ट निकाली है, अभी आज एक रिपोर्ट जारी की है। तो मेरा ख्याल है कि मनीष जी भी और शाहीन भाई भी, नित्यानंद जी भी शायद उसको देखें। नीति आयोग की रिपोर्ट है या सरकार की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जो शिक्षा चूंकि कंकरेंट लिस्ट में है, तो जो राज्यों का क्या परफॉर्मेंस है इस पे उन्होंने बात की, उसी संदर्भ में बात हो रही थी उनसे। और तब वो बता रहे थे कि गुजरात जो है 3 स्थान पीछे चला गया है। मतलब पहले गुजरात का जो परफॉर्मेंस है वो स्टैटिक है और उससे ऊपर जो है केरल चला गया है, तमिलनाडु चला गया और पंजाब चला गया है और 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं उसमें, अंडमान निकोबार हो या चंडीगढ़ हो, इस तरह से कुछ है रिपोर्ट। तो उनका कहना था कि आखिरकार गुजरात पीछे चला गया, क्या ये मामला है या इसमें कैसे आप देखते हैं? और उसमें जो उन्होंने उसमें पीछे जाने का जो उन्हें तर्क दिया है, उसमें एक खास बात उन्होंने बताई है कि शिक्षकों की अनअवेलेबिलिटी या शिक्षकों की ट्रेनिंग में जो गैप्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया और शिक्षकों के जो पद खाली हैं उसके बारे में बताया। हमारा ये कहना है कि क्या ये जब अभी जब नित्यानंद जी अपनी कविता पढ़ रहे थे, तो जब उन्होंने बताया इस बात को कि ये जो लाशें जो अभी जो दिख रही हैं, जो बाकी चीजें, क्या ये टाली नहीं जा सकती थी? टाली जा सकती थी अगर सरकार ने इस पे कुछ काम किया होता और सरकार ने अगर ये किया होता कि वो जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उसको अगर मजबूत करने का थोड़ा काम किया होता, लेकिन वो नहीं है। तो यही बात मैं कह रहा था उस रिपोर्टर के हवाले से, मैंने उनसे भी यही कहा कि ये जो आंकड़े हैं वो महज आंकड़े नहीं हैं, सिर्फ उससे हम लोग इस बात को चिन्हित नहीं कर पाएंगे। और दरअसल ये जो पूरा एक समय है उसमें एक पर्दे के पीछे दूसरा पर्दा डालने का एक समय चल रहा है और उससे जब तक नहीं निकला जाएगा तब तक उस खेल से हम लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। और निश्चित तौर पे आगे हम लोग जब इस बात को कह रहे हैं तो ये किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तरफ और उसको एक इंटेंशन के साथ मजबूत करने की तरफ जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक वो संभव नहीं है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा विषयांतर था, लेकिन मुझे लगता है कि जब नित्यानंद जी की कविता मैं सुन रहा था तो कहीं लगातार वो दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इसके पहले भी कुपोषण से इतनी सारी जो बच्चे मरते रहे हैं या बाकी और भी जो मौतें होती रही हैं, तब भी कभी समाज के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम जो सरकारें हैं उनके वो उस पे संज्ञान नहीं लेती रही हैं, या लेती भी रही हैं तो बहुत आधे अधूरे मन से। तो ये सब बातें हैं, तो हम लोग इस चर्चा को थोड़ा जारी रखेंगे और आज थोड़ा सा एक ज़्यादा गंभीर नोट पे जा करके शायद बात खत्म हो रही है। हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं, शायद वो भी इस बात को सुन रही हो और आगे मेरे ख्याल से ये जो पूरी सुन रही हूँ मैं आपको। जी। तो थोड़ा मुझे लगता है कि कई बार चीजें नीरस भी हो जाती हैं संवाद में। नहीं सर, आप लोगों का टॉपिक इतना बढ़िया है कि नीरस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ये तो एकदम से जीवंत मुद्दा है ये। नहीं, और चूंकि मुझे लगता है कि इस बारे में हम लोग सोचते थे, जैसे मैं सोचता हूँ कि हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब बनारस गया हुआ था मैं, तो वहाँ भी मैंने कुछ शिक्षकों से मुलाकात हुई, बात हुई, तो करीब करीब वो सवाल उठा रहे थे जो हम लोग यहाँ से बैठ करके फोरम की तरफ से या बाकी अन्य जगहों से हम लोग उठाते हैं, और वो लोग उसी तरह के कंसर्न जाहिर कर रहे थे तब। लेकिन अब वो आगे आने वाले कुछ 3-4 महीनों में वो सामने भी आया जो उनके कंसर्न थे, जो सरोकार थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाओं का ये भी एक महत्व है कि यहाँ से हम लोग आगे कुछ चीज़ें ले जा सकें
और थोड़ा बहुत अपने अनुभवों को साझा करने से शायद ये भी एक जो स्ट्रेस के दूर होने का भी एक मामला ज़रूर है। मैं सिर्फ एक सेकंड लूँगा एक बात कहने के लिए। एक बात नित्यानंद जी, एक बात की जैसे अब मुझे कई बार लगता है कि मैं पिछले दिनों चर्चा में नित्यानंद जी से कह रहा था कि मुझे अमेरिका जाना था, मुझे मालवीय नगर जाना था, मुझे इन दोस्तों से मिलना था, मुझे उन दोस्तों से मिलना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो कई बार वो चीज़ें भीतर रहती हैं। इससे पता नहीं कितना मतलब ये जो संवाद है कितना उस तरफ हमको ले जाता है नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर थोड़ा है कि हम लोग थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहने का एक एहसास बटोर पाते हैं। शायद उसमें सिर्फ एक बात आपकी मतलब एक बात मुझे कहनी है, एक लाइन है वो, एक लाइन ये है कि जो तमाम जो बातें आप कह रहे हैं ये विषय अंतर बिल्कुल भी नहीं था पहले का, क्योंकि देखिए घूम फिर के जब आप नजीर साहब की कविता सुनाई या मेरी कविता या आप गोरख पांडे की कविता या किसी भी कविता सुनाई, ये तमाम चीजें उसी में। कल मेरी किसी अपनी पुराने स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने सिर्फ 2 लाइन मुझसे कही। उसने मुझसे पूछा, वो जानता था कि मैं कवि हूँ, उसने मुझसे पूछा कि सर हाउ इज योर राइटिंग गोइंग ऑन। तो मैंने उससे कहा कि नाउअडेज आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग लाइक पोएट्री बट आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो उसने कहा कि वो क्या, दैट समथिंग एल्स, व्हाट समथिंग एल्स। तो मैंने कहा कि आई ईट एंड आई स्लीप। तो उसने कहा कि दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने एक कविता लिखी, तो मैंने कहा बताओ। उसने 2 लाइन कहा, उसने कहा कि मम्मी जाती बाजार खाली आती घर, मम्मी जाती बाजार और खाली घर लौट आती। उसने इतना बोला, उसने कहा कि सर अब मैं लिख रहा हूँ। देखिए ये जो उसने 2 लाइन कही, तो मैं ये सोचता रहा कि उसने क्या सोच के बोला होगा, जबकि वो लड़का 8th स्टैंडर्ड का। उस लड़के ने मुझसे ये कहा कि मम्मी बाजार जाती और खाली हाथ लौट आती। तो कहने का मतलब वो किस और इशारा कर रहा है, आप समझ जाइए कि उस बच्चे को क्या समझ आई होगी। वो बहुत मिडिल क्लास का है, उसकी मम्मी शायद कहीं ऐसे ही 8-10 हजार की नौकरी करती। तो उसने कहा कि सर मम्मी जाती बाजार और खाली हाथ लौट आती। आप इसका विश्लेषण आप करते जो मैंने आपका, इसलिए मैंने कहा कविता महज कविता नहीं और कोई बात नहीं है, कोई विषय अंतर नहीं है। ये सब विषय है जो रोजमर्रा के जीवन में है, वो सब कविता में है, इससे अलग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग जो चर्चा की बात कर रहे थे उससे मुझे लगता है कि उससे अलग कुछ भी नहीं, और ये बातें होनी चाहिए, इसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब जेएनयू में और दूसरी जगह करते थे, हम लोग को घंटों रात को 2-3 बजे तक बहस होती थी कि यहाँ पे शाइन जी खुद है, ये जानते हैं बनारस में। तो हम लोगों का वो मुझे लगता है कि मतलब वी एंजॉय दैट मोमेंट मोर एक्चुअली। हम लोगों को उसमें ज्यादा मजा आता, हम लोग और ज्यादा एनर्जी फील करते थे। मतलब उतने घंटे बाद भी जब 3 बजे हम कमरे में लौटते थे तो हम लोगों को लगता था कि हाँ आज दिमाग में कुछ आया, तो वो रहता था। फिर अगले दिन आप एक नई उसके साथ आप निकल के आते थे। इसलिए इसको जड़ता है कि हम जब बात नहीं करना चाहते या जो चीजें करना चाहते, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मनीष जी की कविता जब मैं सुनी तो मैं लगातार मेरे वो अब यहाँ बात कर रहा हूँ, वो गौरैया जो है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं शहर में हूँ, मुझे गौरैया देख रहे बहुत दिन हो गए। तो मनीष जी की जो गौरैया है वो मेरे दिमाग में लगातार एक तरफ वो मेरे दूसरे हिस्से में। आप देखिए इम्पैक्ट ऑफ द पोएट्री। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम कहते हैं और चीजें करते हैं कि मतलब इम्पैक्ट को कैसे करता है। गौरैया को देखने बहुत दिन हो, क्योंकि मुझे वही लग रहा था कि जब अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मनीष जब कविताएं भेजते हैं तो जैसे लगता है कि सुबह में एक इंतजार होता है। जैसे उन्हें बालकनी वाली बच्ची की कविता सुनाई, वो कितना मतलब कोरिलेटेड है, अभी के पूरे माहौल से भी कोरिलेटेड है। बच्चे ऐसा सोचते थे, ऐसा सोचते हैं, वो खेलते थे, खेलते हैं। तो मुझे भी शायद लगता है कि जैसे ही कविता पढ़ते हैं तो मुझे शायद या सबको अपने पुराने उस तरह के दिन याद आ जाते होंगे जब वो कभी खिड़की में बैठ करके देख रहे होते हैं, बाहर के प्रकृति से कोई सामंजस्य स्थापित कर रहे होते हैं या कुछ और चीजें सोच रहे होते हैं, और यही धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाता है। तो वाकई मतलब ये जो एक इंतजार है कि या रहता है, मतलब उसमें वो एक जगह तो भरता है, एक जगह तो रहती है कि हाँ ठीक है आज ये कविता आई है, आज इसको पढ़ना है, ये चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें हैं और काफी अच्छी चर्चा रही। शाहीन भाई कुछ अगर कहना चाहें तो इस पे क्या मनीष, तब फिर हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी चर्चा हो गई। हाँ, सिर्फ हम लोग को सिर्फ एक चीज का ख्याल ये रखना हो, समय का,
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चे साथ में तो ये समय बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, हाँ, हम लोग के लिए ठीक है, हम लोग चलिए आधा घंटा, 15 मिनट, 25 मिनट, उसके बाद ये डिस्कशन के लिए रखा जा सकता है। तो जब हम आगे सोचे तो उसी क्रम में चीजों को सोचा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। नहीं, वैसे ये पहली दफा हुआ है कि हम लोग 7 के बाद इतना लंबा रुके हैं। अच्छा, नहीं, उसका जिम्मेदारी मेरी है, उसका कसूरवार मैं हूँ। नहीं, मैं उसका और ये जो डिस्कशन हुआ है इतना अच्छा था डिस्कशन। और अच्छा, बच्चे निकल गए, बच्चों को मतलब मैसेज आता गया कि सर मैं जाऊं, मैं कहा यू मे लीव। मेरे पास जो प्राइवेट में बच्चों को मैसेज आता रहेगा कि मैं जाऊं। मैंने कहा आप लोग चले जाओ, क्योंकि अब ये थोड़ा हम लोग लगी, इसलिए मैंने टोका भी नहीं, मैंने कहा नहीं चलने दी, क्योंकि ये जरूरी है। इस तरह चर्चा जो है। सर नित्यानंद भाई, एक नाजायज फायदा मैं उठा रहा हूँ, जबरदस्ती ले रहा हूँ, वो लेना इसलिए जरूरी है कि मैं ये मेरी पहली किताब है जो 2011 में आई। मनीष जी ने जब ये कविता सुनाई ना, जरा उसका दिखा दीजिए, ठीक से वो दिखा दीजिए उसका कवर। ये देखिए, ये है, ये अपने हिस्से का प्रेम, ठीक है। अच्छा, अपने हिस्से का प्रेम, ठीक है, प्रेम। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी है, तो इसमें बहुत सारी बच्चों की कविता है, तो जो मनीष जी ने कविता सुनाई है। अब देखिए, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं खुद 12वीं क्लास में था। सोचिए कि कितने साल पुरानी ये कविता है। और ये कविता है कि मेरे आंगन में, ये खास तौर पे मैं मनीष जी से इंस्पायर होकर मुझे कविता याद आई। और ये कविता है, हालात तब भी ऐसे थे। कई बार लोगों को लगता है ना कि भाई ये पर्टिकुलर सरकार, और ये कहते हैं कि मैंने उस वक्त ये कविता लिखी थी। देखिए, इसमें ये कविता है कि मेरे आंगन में अब चिड़िया नहीं आती, मेरे आंगन में अब चिड़िया नहीं आती दाना चुगने। शायद उन्हें पता चल गया है महंगाई का स्तर और मेरी हालात। शायद उन्हें पता चल गया है कि महंगाई का स्तर और मेरी हालात का। और मेरे आंगन में जो नीम का पेड़ था, मेरे आंगन में जो नीम का पेड़ था, वो पर्णहीन हो चुका है, मतलब उसके पत्ते झड़ चुके, वो पर्णहीन हो चुका है सदा के लिए। मेरा आंगन अब बंजर हो चुका है। और झरने आप गीत नहीं गाते, झरने आप गीत नहीं गाते, और पहाड़ों से गिरना उनका रुक गया है। पहाड़ों पर अब आदमी का बसेरा, ठीक है। और तालाबों के मेढकों ने वीजा पा लिया है, तालाबों के मेढकों ने वीजा पा लिया है किसी दूसरे देश का। अब शायद वे भी अप्रवासी कहलाने वाले, ठीक है। तो ये कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं खुद मतलब 11वीं में था। ये किताब आई थी 2011 में। तो मुझे ये किताब, ये बच्चों, मैक्सिमम कविताएं बच्चों की है जो मैंने उस तरह से लिखी थी कि बच्चे समझ। इसकी पहली कविता है कि सीखना चाहता हूँ, और इस तरह से। तो इसलिए होता है कि चीज, हालात नहीं बदलते, भाषा या हालात थोड़े बदलते, बाकी चीजें वही रहती। अब नहीं डिस्टर्ब करूंगा। दिस वाज माय लास्ट। बहुत ही बढ़िया नित्यानंद भाई, आपने ये कविता बहुत ही खूबसूरत आपने सुनाई। मतलब ये इस तरह की कविताएं जो है, मैं लगातार, अभी भी मैंने कहीं पे कुछ लिखा कि कुछ चीजें उदासी से भर देती हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन का एक अंग है। और आपने एक पुरानी कविता उस समय की सुनाई, कम से कम ये एक बड़ा सुखकर एक अनुभव है। और इस पूरी मीटिंग में, इस परिचर्चा में कहा जाए तो एक बड़ा अच्छा, मतलब हम लोगों का एक हो रहा है। मैं चाहूंगा कि ये जो है कल्लोल का 7वां इशू था, इसमें ये नया अध्याय जुड़ा है। हम लोग कविता को लेके चर्चा नहीं करते थे, बच्चों ने कविता सुनाई, कुछ हमने सुनाई, कुछ आपने सुनाई, उसके बाद धन्यवाद देके। लेकिन एक आज नया अध्याय जुड़ा है इसमें चर्चा करने का, कविताओं के ऊपर उसकी, और ये जरूरी भी है। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो है दोनों लोगों को, मनीष जी है, नितिन, दोनों लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये शुरू की। और हमें लगता, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये काम किसी वक्त हम लोग का न रहो, और जो बात बच्चे कर रहे हैं, जो बात बच्चे सुना रहे हैं, उसी पे परिचर्चा भी वही करें। इसको आगे हम लोग उस पहल में ले जाएं, ठीक है, कि बच्चे सेंट्रल स्टेज उनको पूरा स्टेज उनको मिले कि वो चीजों को करें, उस पर डिस्कशन करें, जो सोच हो रहा है उसको वहां से वो पढ़ाने की कोशिश करें। असल में क्या हुआ था मनीष, असल में हम लोग एक साथ, हम लोग थोड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं ना, मतलब खास करके शाहीन भाई। तो महत्वाकांक्षा में क्या हुआ, इस बीच में तो ये दबाव इतना बढ़ गया था कि मैं कुछ एपिसोड में मैं शामिल नहीं हो पाया।
कुछ परिस्थितियों की वजह से भी, और बाकी सब आप जानते हैं जो हालात थे। तो एक तो बात ये थी, लेकिन जो शुरू में जब हम लोग तय कर रहे थे तो एक सुझाव ये आया था। कल्लोल का मामला ये था कि इसमें हम लोगों ने ओपन एंडेड रखा था, इसमें बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, कोई कहानी भी सुना सकता है, कुछ अपनी बात भी कर सकता है, इस तरह का इसका खाका इस तरह से था दिमाग में। उसके बाद फिर शाहीन जी ने खुलासा किया कि एक और मंच है हमारे पास, वो है बाल चौपाल। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उस बाल चौपाल को भी हम सक्रिय करेंगे। पहले कभी ये चलाते रहे थे तो उस पर कुछ प्रिंटेड पत्रिकाएं भी निकालते रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये भी हम लोग चला सकते हैं। और उसमें कई जगहों से मेरे पास भी एक आया कि अगर सिर्फ उसमें बच्चे जुड़े और बच्चे ही उसको चलाएं, बच्चे ही कोई एक मॉडरेट कर देगा, लेकिन उसमें सेंट्रल स्टेज पे बच्चे ही रहें, तो उसमें लोग अपना कुछ पढ़ें, कुछ बात करें, कुछ आपस में कुछ चर्चा करें, इसको बाल चौपाल में किया जाएगा। अब ये हुआ कि चूंकि समय का एक अभाव कहिए या जो कहिए आप दबाव कहिए, तो उसमें ये चीजें हो नहीं पाई। उसमें हम लोग ये भी तय किए थे कि उत्तर प्रदेश में किन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी, किन्हीं को बिहार में दे दिया जाएगा, किन्हीं को और भी जगहों पे, उसमें थोड़ा फिर वो लोग अपना संचालित करते रहेंगे। तो शायद हम लोग उस तरफ भी आगे बढ़े, ये एक बात थी। लेकिन तब तक के लिए ये हुआ कि कल्लोल में ही फिर चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ी। जो मनीष जी आप कह रहे थे ना, वो बाल चौपाल में क्या था, ये जब हम जेएनयू में पढ़ते थे तो जेएनयू के पास एक स्लम था, धापो कॉलोनी, वो सेक्टर 2 का जो है ना, आरके पुरम सेक्टर 2 जो चर्च है उसके पीछे, अब तो स्लम कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। जब हम थे जेएनयू तो उस वक्त वहां पे था वो, तो वहां पे हम लोग एक सेंटर चलाते, जेएनयू के लोग ही थे हम लोग। तो वहां पे उस स्लम के अंदर एक वॉल मैगजीन था, एक बाल चौपाल। अच्छा। और उसमें बच्चे ही लिखते थे, बच्चे ही एडिटर थे, हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट करते थे, उस हमारा कुछ भी आर्टिकल नहीं था। अच्छा। हाँ, अब बहुत अच्छा चला। फिर बाद में क्या हुआ, जब हम थोड़ा और जेएनयू छोड़ दिए और मैंने क्राई ज्वाइन कर लिया, तो कुछ पैसे आ गए हमारे पास, तो हमने उसको मैगजीन के रूप में पत्रिका भी निकाले, उसको क्वार्टरली मैगजीन बाल चौपाल। उस क्वार्टरली मैगजीन का भी यही था कि उसमें बच्चे लिखेंगे, 50% बच्चों का आर्टिकल होगा, 50% एडल्ट का होगा, लेकिन उसका एडिटर भी बच्चे ही होगा। तो वो भी हमने जो है करीब 2016 तक निकाले उसको हम, है ना। फिर जो है वो चूंकि वो सस्टेन नहीं कर सके हम लोग, क्योंकि प्रिंट का कॉस्ट ज्यादा पड़ गया, वो बिकता है नहीं, हम लोग तो मूवमेंट वाले लोग हैं, बेचते नहीं है ना। तो फिर वो जो है 2016 तक चला, वो काफी अच्छा, बहुत अच्छे आर्टिकल उसके अंदर हिंदी में, उर्दू में, चाइनीज में भी उसमें आए थे। तो चाइनीज जो लगता था उसको लिखते, जर्मन में उसमें पोएम आए, इंग्लिश में आए, तो वो काफी अच्छा चला वो भी। तो वही मैंने कहा, तो हमने कहा कि वो तो बंद हो गया है, लेकिन जो उस प्लेटफॉर्म को हम लोग ऑनलाइन रिवाइव कर सकते हैं, बच्चों को फोकस करके, बच्चों ही उसको संचालित करें, बच्चों ही उनको क्या करना है अगले बाल चौपाल में, उनको कविता करना है या उनको कहानी सुननी है, कहानी सुनानी है, कुछ चर्चा करना है, सारा उनका। तो ये था। तो चूंकि आपने छेड़ा तो हमने कहा कि बता दें कि ऐसा हम लोग को विचार था। और तो इसका जो है ना, जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको इसी रूप में रखा जाए कि ये दोनों का प्लेटफॉर्म हो, कभी बच्चे संचालित करें, कभी क्या हो रहा है। अभी जो समस्या हुई है, जो बहुत खतरनाक है, वो ये है कि बच्चों पे बड़ों की दुनिया बहुत ज्यादा हावी हो गई और उसको तोड़ने की जरूरत है। खासकर ये जो 2 साल हमारा जो समय जो गुजरा है, इसमें बच्चों की अपनी जो दुनिया थी ना, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। हाँ। तो ये एक ऐसा, ये वाला खासकर जो हमारा जो कलोल वाला जो है, इसको ऐसे ही रखा जाए कि कुछ में बच्चे संचालित करें, कुछ में बड़े संचालित करें, कुछ में बच्चे डिस्कशन करें, कुछ में बच्चे डिस्कशन करें। बच्चे जब डिस्कशन करें तो हम भी सुने, ऐसा नहीं कि हम लोग ऑफ करके निकल लें। हाँ। और बच्चे भी रहें आसपास उस अनुसार। वैसे मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सेपरेट कर देना है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। वैसे सेपरेट बहुत प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए इसको हमने मिस रखा है, हमने इसलिए इसको जो है इसलिए कहा कि बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, दोनों एक दूसरे के सुने हैं। तभी जो सीखता है बच्चा सीखेगा भी ना। बिल्कुल। और भी मैं देखा हूँ पिछले 7 महीनों में बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, उनकी पेरेंट्स में फोन आता है कि मेरे बेटे ने 2 कविता लिख रखी है, कब हो रहा है आप। सही बात।
तो इस बार जो एक फोन आया था मेरे पास कि हमारे पास मोबाइल एक ही है, 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ना चाहते हैं, बताइए कैसे करें। सही बात। ये प्लेटफॉर्म, ये जो स्पेस है ना, जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग के साथ जब बड़े हो रहे थे तो हमारे घरों में 4-5 लोग हुआ करते थे, कोई 2 साल बड़ा, कोई 3 साल बड़ा, कोई 6 साल बड़ा। वो स्पेस खत्म हो गया। हाँ, तो हम अपनी अपनी बातें कह लिया करते थे, वो बोल रहे होते थे, हम सुन रहे होते थे, फिर हम अपने छोटे वाले को सुनाया करते थे। वो स्पेस तो अब है नहीं। अब या तो बड़े हैं या छोटे हैं, और वही उनकी दुनिया है। तो ये स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है इस तरह का, जहाँ पे विभिन्न आयु वर्ग के लोग हों और वहां पे चीजों पे कुछ वैचारिक और इस तरह की बातें हो, कही जाए, सुनी जाए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा चर्चा रहा ये, और इसमें जो है मनीष जी, नित्यानंद जी, मीनाक्षी जी, नमित रंजन जी, आप सभी लोगों को मैं क्या थैंक यू बोलूं है, लेकिन बाकी में डिनर करवा दो और क्या। ठीक है। मेरे तो डिनर कर लीजिए। अरे यही है ना, 24/7 खुला है कि नहीं पता है? हाँ, खुला है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा रहा। और फिर मैं मनीष जी की बात का वो करता हूँ, और उसके लिए एक सेशन आप लोग रखिए, अगला जो भी होगा उसमें एक सेशन उनको ट्रेनिंग दे दीजिए। मतलब ट्रेनिंग का मतलब उनको बिठा के बता दीजिए कि बेटा अगले उसमें आपको करना, देख लीजिए ऐसे होगा। एक कविता पढ़ेगा तो मनीष जी का वो प्रस्ताव बहुत मतलब कमी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो 2 साल का उन्होंने कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे घर में, और इस तरह से बहुत जरूरी है। तो मनीष जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि एक सेशन में उनको ये बता दिया जाए, अगले में ये, क्योंकि मैं होऊंगा या नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप इनको वो ये बता दें कि हाउ टू, मतलब वो करना कैसे, क्योंकि नेट का है और थोड़ा सा दिक्कत होगा। मुझे लगता है कि अगले उसमें ये चीज उनसे डिस्कशन शुरू का 10 मिनट आप लें और उनको बताएं कि बेटा अगले में जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे आपको करना है। और थोड़ा सा वो जो मैडम जो करती हैं संचालन, उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, या उनको बता दीजिए कि कैसे बोलना है। उस तरह से नहीं होगा कि हमारा नेक्स्ट होगा वो अनाउंसर की तरह नहीं बुलाना है। ये मेरी खुली टिप्पणी है। नहीं वो तो है ही है, उनका भी ये पहला ही था। ये उनका ही पहला, जो भी जिनका भी होगा, मुझे लगता है ये पहला था, और उससे पहले कभी नहीं हो। जो भी है तो बच्चे के हमने उनको बहुत ही समझाया था कि आप आइए, डरने के बाद में सब अपने लोग हैं, हम लोग इसको। तो दिस वाज हर फर्स्ट। नहीं वो तो मैं उनसे पहले भी, मुझे लगता है कि एक में और वो थी जिसमें मैं आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बड़े लोग बात कर रहे हो, मुझे मालूम है जैसे हम और आप जानते हैं, या मनीष जी को मैं पहली बार मैं मिला हूँ तो अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि उनको ही मालूम होगा कि मुझे लगता है कि संबोधन कैसे करना। उनको कहा अच्छा नेक्स्ट कौन है, अच्छा आप पढ़ने वाले थे, अच्छा सुनाइए क्या लिखा है। मुझे लगता है कि एक आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इट शुड नॉट लाइक अ स्टैचू स्पीकिंग समथिंग, है ना। तो मुझे लगता है कि वो भाव आपके बोल में आनी चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं अगर आपकी मैं धज्जियां भी उड़ाऊंगा तो मेरी आप देखते होंगे फेसबुक पे मैं जिस तरह से राजनेताओं की लेता हूँ खबर, है ना। देखिए था ना, जैसे प्रकाश जावड़ेकर की मैंने कहा था ना कि हैप्पी पर्यावरण डे बिलेटेड, आज मैंने फोटो लगाई थी। तो मैं जानता था कि मैं ये फोटो लगा रहा हूँ कंट्रोवर्शियल है, पिछले साल की पुरानी फोटो मैंने लगा दी, और मैंने वो जो नीम के पेड़ के साथ सेल्फी ले रहे थे मैंने वो लगाई, और मैंने कहा कि बिलेटेड हैप्पी पर्यावरण डे सर। क्या करेगा उस फोटो में, जबकि हम तो अच्छी तरह खबर लिए, लोग उसे मजे ले रहे। तो हमको मालूम है कि पॉलिटिकल ये पत्रकार होने के नाते भी मुझे मालूम है कि मुझे कहना है क्या और किस ढंग से कहना है, लेकिन मारक होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से बच्चों के साथ भी होना चाहिए कि बच्चों को बोल के उनको समझ में आ जाए। ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप बच्चों से कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है, सोर्स, मैसेंजर, रिसीवर, है ना। तो ये पूरा डिकोडिंग होना बहुत जरूरी है। और ये मुझे लगता है कि चलिए गुड नाइट। अब आप तो कराएंगे नहीं, हमको मालूम है डिनर विनर हम लोग। गुड नाइट आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुड नाइट। नमस्ते सारे साथियों। ओके, मायरा ही बोल रही बाय बाय। बाय बाय मायरा। मायरा को बाय। ओके।